स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग चर्चा करेंगे फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन, बीटा फैटी एसिड्स ऑक्सीजन मैकेनिज्म के बारे में। ये जो बीटा फैटी एसिड्स ऑक्सीडेशन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लेकिन आप जानते हैं, अगर हमारा वीडियो ट्यूटोरियल पीछे बार बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि जो आपका फैटी एसिड बायोसिंथेसिस होता है या स्टोरेज ऑफ फैटी एसिड्स होता है वो आपको साइटोसेल ऑफ द सेल्स में होता है। लेकिन बीटा एसिड्स ऑफ फैटी ऑक्सीडेशन जो होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपका जो ये फैटी एसिड चेन है वो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तक कैसे जाता है। अगर उसको आप देखें तो ये आप ढंग से समझ सकते हैं इस प्रोसेस को। यहाँ पे हमको ये जानना है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स है वो कैसे ऑपरेट होता है और फाइनली उससे 2 कार्बन कंपाउंड्स यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम कैसे रिमूव होते हैं। तो ये जो रिमूवल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड जो है, रिमूवल ऑफ 2 कार्बन प्रति के स्टेप में जो 2 कार्बन कंपाउंड यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम का रिमूवल होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड जो है, ये जो रिमूवल है ये 4 सीक्वेंशियल रिएक्शन and it's a repeated reaction. It's a repeated reaction. तो ये जो 4 सीक्वेंशियल रिएक्शंस होते हैं, इस रिएक्शंस के बाद ये 2 कार्बन कंपाउंड्स का रिमूवल होता है फाइनली। और ये जो रिएक्शन होता है ये रिपीटेड रिएक्शन होता है और प्रत्येक रिपीट के बाद ये 2 कार्बन कंपाउंड्स का रिमूवल होता है। ये रिपीटेड रिएक्शन तब तक रिपीट होते हैं जब तक फाइनली आपका जो कार्बन कंपाउंड, आपका जो फैटी एसिड चेन है वो 2 कार्बन तक नहीं आ जाता है। ओके, यानी कि अगर आपका आपका जो फैटी एसिड चेन है अगर वो 16 कार्बन कंपाउंड 16 कार्बन एटम का है तो यहाँ पे 7 रिपीट होंगे ये चारों रिएक्शन के। ये चारों रिएक्शन जो है वो सिक्वेंशियली 7 बार रिपीट होंगे, 7 टाइम्स रिपीट होंगे, जिससे 8 एसिटाइल कोएंजाइम यानी कि 2 कार्बन कंपाउंड्स का 8 मॉलिक्यूल बनेगा। अगर 16 कार्बन कंपाउंड का आपका फैटी एसिड चेन है तब। तो यहां पे हम लोग उसी की अभी चर्चा करेंगे कि आपका सेचुरेटेड फैटी एसिड जो चेन है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, आप यहां पे लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड दैट कंटेन इवन नंबर ऑफ। ओके, तो यहां पे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया आपका पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड में 16 कार्बन कंपाउंड होते हैं। अगर आप पिछला वीडियो तो हमारा देखे हो तो हम लोगों ने पामिटिक एसिड बायोसिंथेसिस का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आपका पामिटिक एसिड बायोसिंथेसिस कहां होता है, कैसे होता है, किस किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, कौन कौन से रिपीटेड रिएक्शंस होते हैं और कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। इस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने पामिटिक एसिड बायोसिंथेसिस करके एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इस चैनल से। यहां पे हम लोगों को ये चर्चा करना है कि आपका जो सेचुरेटेड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन है जिसमें इवन नंबर कार्बन हो तो फाइनल एल्ड उसका क्या होगा और फाइनल एल्ड प्रोडक्ट क्या होंगे और उसके उससे जो फाइनल एल्ड होगा उससे फाइनल नेट एटीपी कितना जो होगा, नेट एटीपी कितना प्रोड्यूस होगा, ये चर्चा हम लोगों को यहां पे करें। तो अगर हम लोग इसकी देखें इस मैकेनिज्म के बारे में तो सिंपली हम एक ड्रॉ करें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसाइल कोएंजाइम। ओके, तो इट्स अ सिंपल फैटी एसाइड कोएंजाइम है। तो पहला जो हमारा हमने आपको बताया, अभी बताया कि 4 रिपीटेड रिएक्शंस होते हैं, उसमें जो पहला रिएक्शन होता है वो होता है इट्स अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो ये जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, पहला जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा
तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो है वो दो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FAD and its form FADH2. FADH2. यहां पे जो आपका एंजाइम यहां पे जो इन्वॉल्व होगा वो होगा एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजीनेज. ओके, एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजीनेज. यहां पे जो ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. ये जो यहां पे जब दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो ये जो दोनों कार्बन है वो डबल बॉन्ड के साथ यहां पे बाइंड करेंगे और ये फाइनल आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्फा बीटा इनवाइल कोएंजाइम. ओके, अल्फा बीटा इनवाइल कोएंजाइम. दूसरा जो रिपीटेड रिएक्शन में दूसरा जो हमारा रिएक्शन होगा वो होगा हमारा हाइड्रोलेशन. दूसरा जो हमारा रिएक्शन होगा वो होगा हाइड्रो, आप यहां पे हाइड्रोलाइसिस लिख सकते हैं. हाइड्रोलाइसिस यानी हाइड्रोलाइसिस दैट मीन्स द एडिंग H2O. एड यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एड H2O. एड H2O. ओके, सो वी एड H2O in which in a alpha beta enol कोएंजाइम में. अल्फा बीटा इनवाइल कोएंजाइम में H2O. ओके, वी एड इनवाइल कोएंजाइम ए हाइड्रा तेज के प्रेजेंस में जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो ये आपका यहां पे OH CH2 okay, it's a 3-hydroxy, it's a 3-hydroxy acetyl coenzyme. 3-hydroxy acetyl coenzyme, acyl coenzyme, acyl coenzyme. अगेन जो तीसरा प्रोसेस होगा, जो तीसरा रिएक्शन होगा वो होगा अगेन ऑक्सीडेशन. ओके, ऑक्सीडेशन. And here we discuss about the beta oxidation of fatty acid. That means अगर हम लोग चर्चा करें तो ये होगा हमारा अल्फा कार्बन और ये होगा हमारा बीटा कार्बन. और चूंकि ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन की बात हम लोग कर रहे हैं यानी कि ऑक्सीडाइज भी कौन होगा, हमारा बीटा कार्बन ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा. कौन कार्बन ऑक्सीडाइज होगा? हमारा बीटा कार्बन ही यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडाइज होगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 3-हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में in presence of NAD तो यहाँ पे जो हमारा ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ की यानी कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो कहां से होगा? बीटा कार्बन से होगा. यानी कि ऑक्सीडेशन हम लोग बीटा कार्बन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन भी किसका होगा? बीटा कार्बन का होगा. यानी कि बीटा कार्बन से ये दोनों हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएंगे और फाइनली जो हमारा बनेगा
ओके, बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम, बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम. Again, the last reactions of the its thiolysis in presence of thiokinase. Thiolysis यानी कि that is the final breaking of the acyl coenzyme A and removal of a 2 carbon compound acetyl coenzyme A. So okay, in presence of coenzyme A and enzyme involved in its thiolase that breaks it into acyl coenzyme A and acetyl coenzyme ओके. तो ये जो 4 रिएक्शन है ये रिपीटेड रिएक्शन है. प्रत्येक 4 रिएक्शन के जो प्रत्येक चौथे रिएक्शन के बाद ये जो रिपीटेड रिएक्शन है उसमें चौथे यानी कि थायोलाइसिस के बाद ये 2 कार्बन कंपाउंड यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम का रिमूवल होता है. ये 2 कार्बन कंपाउंड का रिमूवल होता है. और ये जो आपका एसाइल कोएंजाइम है, एसाइल कोएंजाइम है, ये फिर दूसरे रिपीटेड रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व हो जाता है, दूसरे रिएक्शन के लिए प्रेजेंट होता है. और फिर से जो रिएक्शन शुरू होगा वो फिर दूसरे ऑक्सीडेशन प्रोसेस से शुरू होता है. फिर ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन एंड थायोलाइसिस. इस तरह से जो है प्रत्येक रिपीटेड स्टेप के चौथे रिएक्शन के बाद आपके ये 2 कार्बन कंपाउंड का रिमूवल हो जाता है. तो यहाँ पे जो ये रिपीटेड रिएक्शंस होते हैं हमने आपको बताया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इवन कार्बन नंबर की, इवन कार्बन नंबर एटम के वाले फैटी एसाइड चेन की. यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे पामिटिक एसिड को लिया है जिसमें 16 कार्बन कंपाउंड है. तो अगर पामिटिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो ये 7 स्टेप, ये 7 रिपीटेड रिएक्शन होंगे, यानी कि 7 रिपीट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि 7 बार ऑक्सीडेशन, 7 बार हाइड्रो. तो ये 7 ऑक्सीडेशन होगा और 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा. तो अगर हम लोग नेट रिएक्शन लिखें इस बीटा ऑक्सीडेशन, पामिटिक एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस का अगर हम लोग नेट रिएक्शन लिखें तो कुछ ऐसा आता है. हम लोग यहाँ पे अभी लिखते हैं कि क्या आता है. अगर नेट रिएक्शन हम लोग लिखें तो यहाँ पे आएगा नेट रिएक्शन. हमारा जो सबस्टेट है वो है पामिटिक. इट कंटेन 16 कार्बन कंपाउंड. यहां पे हम लोग लिख देते हैं 16 कार्बन कंपाउंड, 16 कार्बन कंपाउंड है. ओके, यहां पे हम लोगों ने ऐड क्या किया है इसके अलावा हमारा 7 कोएंजाइम ए है. ओके, 7 H2O है, यानी कि 7 हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हुए हैं. उसके अलावा हम लोगों ने 7 FAD और 7 NAD+ जो है वो ऐड किया है. ओके, तो ये हमारा सबस्टेट है जो एक पामिटिक एसिड के लिए अगर 16 कार्बन कंपाउंड कोई सबस्टेट है, फैटी एसिड्स है, तो उसमें एक जो उसके आधे से एक कम एसिटाइल कोएंजाइम, मतलब कोएंजाइम ऐड होगा, उतना ही H2O, उतना ही FAD और उतना ही NAD+, यानी कि आधे से एक कम. क्योंकि आधे से एक कम इसलिए क्योंकि प्रत्येक रिपीटेड स्टेप में 2 कार्बन कंपाउंड जो होता है वो रिमूव हो जाता है. तो इस तरह से 7 स्टेप्स की रिएक्शन संपन्न होता है. तो आधे से एक कम जो होगा आपका ये सारा सबस्टेट होगा, H2O हो या कोएंजाइम हो या FAD हो या NAD+. तो फाइनल रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है? तो फाइनल रिजल्टेंट के तौर पे हमको जो मिलता है वो मिलता है आपका 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए. ओके, 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए.
यहाँ पे हम इसको लिखते हैं यहाँ से। तो फाइनल हमको जो रिजल्टेंट मिलता है वो क्या मिलता है, 8 एसिटाइल कोएंजाइम में, उसके अलावा 7 FADH2, उसके अलावा 7 NADH, ये कुछ प्रोडक्ट हम लोगों को 8 एसिटाइल कोएंजाइम में 7 FADH2 और 7 NADH। ओके, 8 एसिटाइल कोएंजाइम में 7 FADH2 और 7 NADH। FADH 7 इन्वॉल्व होता है, 7 FADH2 मिल जाता है, 7 NADH NAD प्लस इन्वॉल्व होता है, हमको 7 NADH मिल जाता है। 7 आपका कोएंजाइम ए इन्वॉल्व होता है, एक कोएंजाइम इसमें पहले से होता है जो एक्टिवेशन प्रोसेस में, अगर प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल से आपने हमारा देखा होगा तो एक्टिवेशन प्रोसेस में एक कोएंजाइम में ऐड किया जाता है, तो उसका एक कोएंजाइम टोटल मिला के 8 एसिटाइल कोएंजाइम में हमको लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। तो अब हम लोग बात करें कि हमने आपको बताया कि हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे जो फाइनल नेट एटीपी कितना हम लोग का यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये सब के सब एंट्री करते हैं आपको साइट्रिक एसिड साइकिल में, टीसीए साइकिल में। तो अगर प्रत्येक एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल में एंट्री करता है तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में से हमको 10 एटीपी मिलता है, यानी कि यहाँ पे 8 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो टोटल हम लोगों को यहाँ पे एटीपी जो एल्ड होता है वो होता है 80। 8 एसिटाइल कोएंजाइम से टोटल एटीपी जो हम लोगों को मिलता है वो 80 मिलता है। उसके बाद हमारे पास 7 FADH2 है, 7 FADH2 से 1 FADH2 से हमको 1.5 एटीपी मिलता है, तो 7 FADH2 है तो यानी कि 17.5 एटीपी हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हमारे पास 7 NADH है, प्रत्येक NADH से हमको 2.5 एटीपी मिलता है, हमारे पास 7 NADH है, यानी कि हमको जो फाइनल एल्ड होगा NADH के द्वारा वो होगा आपको 10.5 and it's 17.5। ओके, तो यहाँ पे जो है 80 एटीपी फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम में, 10.5 एटीपी फ्रॉम द FADH2 and 17.5H2 फ्रॉम द NADH। एसिटाइल कोएंजाइम में टीसी साइकिल में एंट्री कर जाता है, जबकि FADH2 और NADH जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं और फाइनली उससे एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है। ओके, तो इससे आपका एटीपी सिंथेसिस जो होता है फाइनली हो जाता है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो टोटल एटीपी जो होता है वो होता है आपको 108 यानी कि 108। ओके, लेकिन 2 एटीपी हमको पामिटिक एसिड के एक्टिवेशन के दौरान भी ऐड करने पड़ते हैं। पामिटिक एसिड को एक्टिवेट करने के दौरान जो है हमारा 2 एटीपी यहाँ पे खर्च हो जाता है। जब हमने आप अगर प्रीवियस वीडियो से आप देखे होंगे तो वहां पे आप लोगों ने बताया कि आपको चूंकि किसी भी फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के लिए उसको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाना होता है और उससे पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, और ये जो एक्टिवेशन प्रोसेस है वो एटीपी डिपेंडेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेशन -2 एटीपी जो है यहाँ पे खर्च हो जाता है, यानी कि टोटल एल्ड जो होता है 106 एटीपी का हमको, यानी कि 106 एटीपी जो है वो जनरेट होते हैं फ्रॉम द 16 कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फैटी एसिड यानी कि पामिटिक एसिड से। तो अगर पामिटिक एसिड की टोटल एल्ड की हम लोग बात करें, इट्स पामिटेट, तो नेट एल्ड जो होता है इससे 16 CO2 प्लस 130 H2O प्लस 106 एटीपी फाइनल इससे मिलता है। ओके, तो यहां पे आप इस तरह से जो है आप किसी भी इवन नंबर कार्बन कंपाउंड का एक फॉर्मूला आपको यहां पे मिल जाता है कि आप किसी भी इवन नंबर कार्बन कंपाउंड के बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से या बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड प्रोसेस से फाइनल एल्ड क्या होता है आप यहां पे आसानी से निकाल सकते हैं। इट्स अ सिंपल आइडिया अबाउट द net eld, gaining net eld of the final ATP generation. What is the number of ATP generated from the X number of from the fatty acid that contain X number of
carbon compound. So it's a simple idea, it's a simple thing that we solve here and discuss here. So I think if you enjoy this video, please like and share and comment what is you like this video.